हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग किया था, एग्रीमेंट का मीनिंग किया था। आज हम पढ़ेंगे बेटा कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए क्या-क्या एसेंशियलिटी होती है। तो सबसे पहले बेटा सेक्शन 10 बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। सेक्शन का याद कर लीजिए कि जो एसेंशियल्स हैं दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 10। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताइए बच्चे कि अगर मैंने आपको ये बोला कि मैं संडे को आपके घर लंच करने के लिए आऊंगी, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि हर एग्रीमेंट जो है हमारे पास हर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये हमने किया था, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब हम कर रहे हैं कि कब एक एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है। हमने लास्ट टाइम किया भी था बच्चे कि जब एग्रीमेंट कभी भी हमारा एनफोर्सेबल अगर हो जाता है, मींस उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं कोर्ट के अंदर जाकर लीगली, तो वो हमारा क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट का होना जरूरी था, उसकी एनफोर्सेबिलिटी का होना बेटा बहुत जरूरी था। ठीक है। और क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो हमें सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन कर रखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले मैं आपको ऑफर दूंगी। अब बच्चे, ऑफर जो देना होता है वो कम से कम लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल एक्सेप्टेंस भी आप देंगे। अगर हम फ्रेंड्स बैठे हुए थे और मैंने ऐसे मजाक में बोला कि मैं अपना लैपटॉप बेचना चाहती हूँ, तो मैंने ऐसे मजाक में बोला, मेरी इंटेंशन थी नहीं, तो वहां पे वो ऑफर जो है ना वो लॉफुल नहीं है। ठीक है। तो लॉफुल कैसे बनेगा? जब आप कोई भी काम करेंगे ना बेटा, तो लॉफुल का मतलब है कि ऑफर हो चाहे आप सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा हो। वो कहता है कि उसको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जो टर्म्स है ना बेटा वो क्लियर होनी चाहिए। आपके ये चैप्टर्स भी बन जाएंगे। तो आपको ये बेटा पता होना चाहिए कि जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हमें उसके लिए सबसे पहले किसी को कोई चीज ऑफर करनी चाहिए। तो कभी भी मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहती हूँ, ये मेरी तरफ से एक ऑफर तो है। मैंने ये भी बोला कि मैं वो 2 लाख रुपीज में आपको दे सकती हूँ। ठीक है। तो मैंने कंसिडरेशन की भी बात कर ली है। अब बी ने बोला कि ठीक है, मैं आपकी कार को परचेज करना चाहता हूँ 1 लाख पे ही। इट मीन्स कि वो भी लेने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब कि मेरी तरफ से ऑफर गया, दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस भी आ गई है। अब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सेकेंड पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब जहां लीगल रिलेशन होगा वहां पर ही कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस करेगा। ठीक है। अब इंटेंशन जो मैंने आपको भी बताया कि मेरा बेचने का मकसद भी होना चाहिए। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर मैं वो फुलफिल नहीं करूंगी, तो मेरे पास लीगल ऑब्लिगेशंस भी अराइज हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट के अंदर सोशल भी हो सकता है, डोमेस्टिक नेचर का भी हो सकता है। तभी तो सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, क्योंकि वो कई बार सोशल नेचर के भी होते हैं। तो उसकी वजह से वहां पर कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं होता। जैसे मैंने आपको लंच की बात करी थी, तो अगर मैं आपके घर लंच पे नहीं आई, तो इट मीन्स कि आप मेरे को क्लेम तो नहीं कर सकते हो कि आप नहीं आए हो, क्योंकि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक सोशल ऑब्लिगेशन थी। तो जहां सोशल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, वहां पर वो एक एग्रीमेंट है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट्स लॉ अपने आप से मानता है कि पार्टनर्स या जो भी दो पार्टीज हमारे पास एंटर कर रही हैं एग्रीमेंट में, उनका मेन इंटेंशन जो है वो लीगल होना चाहिए, और उन चीजों के ऊपर वो अपना इंटेंशन को क्लियर रखेंगे। उस काम को करने के लिए ही वो ये बात बोलेंगे। अब बात आई, जैसे एक केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, हस्बैंड और वाइफ का बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस 1919 का सबसे इंपॉर्टेंट केस है बेटा ये वाला। तो इसमें क्या था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को हाउस होल्ड अलाउंस देने की बात करी कि मैं तुम्हें 30 पाउंड हर महीने दूंगा। शुरू में जब तक वो लोग मैरिड थे, हैप्पीली मैरिड थे, तब तक तो बात ठीक सही चल रही थी। बट बाद में जब उनकी पार्टीज जो थी, हस्बैंड वाइफ सेपरेट हुए, डाइवोर्स हुआ, तो हस्बैंड ने ना ये प्रॉमिस पे नहीं पूरा करा। तो अब क्या वाइफ लीगली क्लेम कर सकती है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो पहले उनके बीच में रिलेशन था, अब वो रिलेशन ही नहीं है।
अगर कोर्ट की तरफ से सेपरेशन के चार्जेस बताए गए होते तो उसके हस्बैंड को देने पड़ते, बट इस केस में क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था, तो पार्टीज जब सेपरेट हो गई तो उसका वहां पर लीगल जो इंटेंशन थी वो खत्म हो गई थी, तो यहाँ पर उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है पैसे देने की। समझ आ गया? क्योंकि ये सोशल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, ठीक है। और सोशल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इंटेंशन हमें देखना होता है, जब तक लीगल इंटेंशन नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई। थर्ड बात आती है बेटा हमारे पास कंसेंसस एड आइडम, मीन्स दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट होगी। जो मैं कहना चाह रही हूँ आप उसको उसी लैंग्वेज में समझ रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई मैं अपनी कार बेचना चाहती हूँ, आपने बोला हाँ जी मैं भी खरीदना चाहता हूँ। अब मेरे पास 5 कार्स थी, अब मैं कौन सी कार बेचना चाहती हूँ आपने तो ये मेरे से पूछा ही नहीं, ना ही मैंने क्लैरिटी दी। तो यहाँ पर अगर आपने मेरे को बोल दिया कि मैं आपकी कार परचेज करना चाहता हूँ, तो वहां पर ये बात वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं अपनी ब्लैक कार बेचना चाहती थी, आप मेरी व्हाइट कार खरीदना चाहते थे। Similarly, if we take an example कि X is at a distance of 2 kilometer from to Mandi city and Sam is a doctor, not specific exactly for how many kilometers he want to call for. Y intends to take doctor car. There is no identity of mind in this case क्योंकि कुछ भी क्लियर ही नहीं हो रहा कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है। तो जब भी आपके पास दोनों बातें मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होगा, अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है सेम टर्म के लिए, तो वहां पर हम बोलेंगे कि देयर इज नो कंसेंसस एट आइटम। और जब ये चीज नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। दोनों पार्टीज का माइंड मेन एग्रीमेंट के लिए सेम होना बहुत जरूरी है। जो पार्टी जो कहना चाह रही है दूसरा बंदा उसको सेम सेंस में अगर आप उसको लोगे तो ही वो माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देन कम्स लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब है बेटा कि अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उसके पीछे मेरा मकसद लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन मेरे को जो देना है, प्राइस पेड फॉर द प्रॉमिस। एग्रीमेंट मेड इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन इज ऑलवेज वॉइड। जिस भी बात के अंदर कंसिडरेशन की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं कर रही पार्टी, वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक एग्रीमेंट को लीगली वैलिड करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, उसको एक्शन में लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो देना है और उसके बदले में मुझे कुछ मिलना भी चाहिए। तो कंसिडरेशन तभी वैलिड माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना फोन बेचना चाहती हूँ 20,000 में, तो मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? 20,000। आपके लिए क्या है? फोन है आपके लिए कंसिडरेशन। तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन जरूर कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो ए का कंसिडरेशन भी होगा तो बी का भी कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट में होगा ही होगा। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन हमें आगे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब हम इसको और डिटेल में करेंगे उस वीडियो के अंदर। अभी असेंशियल के लिए आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन कम्स कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरा चैप्टर बनेगा आगे जाके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बेटा कि पार्टीज तो कॉम्पिटेंट हो कम से कम। क्या हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जहां पर अगर एक बंदा माइनर है तो मैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एसेंशियल क्या कहता है कि पर्सन शुड बी ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव, कम से कम वो 18 साल का हो या फिर वो उससे ऊपर का हो तो ही हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। साउंड माइंड का होना चाहिए और कोर्ट की तरफ से कहीं भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है? मेच्योरिटी के सपोज एक माइनर ने एग्री कर लिया कि मैं परचेज करना चाहता हूँ आपकी एक्सपेंसिव कार उधार पे। अब क्वेश्चन ये आया कि वेदर द माइनर हैज द कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी, तो नहीं है उसकी कैपेसिटी, इसीलिए ही हम नहीं कर पाएंगे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, अगर कोई बंदे का दिमाग ठीक नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो उसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्ट की तरफ से किसी को सजा हुई है, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है बेटा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करा करिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। देन कम्स फ्री कंसेंट। आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आपको फ्री कंसेंट देनी है। अगर इन पांचों में से कोई भी एलिमेंट है तो मींस आपकी फ्री कंसेंट नहीं है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द अबव रीजंस, ये जो रीजंस हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल है।
अगर आपको इंड्यूस किया गया बाय मिस्टेक देन द एग्रीमेंट वुड स्टैंड वॉइड। तो मिस्टेक, कोर्सियन, अंडर इन्फ्लुएंस, प्रेशर, ये सब हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। यहाँ सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपको छोटा छोटा मीनिंग यहाँ पे ही क्लियर कर देती हूँ कि कोई बंदा आपको कोर्सिन नहीं करेगा, मतलब फोर्सफुली आपसे कोई काम नहीं करवाएगा, फोर्स का यूज नहीं करना है, डराना धमकाना नहीं होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। अब कोर्सियन के अंदर क्या है, मतलब अनलॉफुल जो आपका प्रेशर है, कोई थ्रेट मैं आपको दे रही हूँ, धमकी दे रही हूँ, तब मैं आपसे काम करवा रही हूँ, तो आप इसको थ्रेट के नाम से लर्न कर लो बेशक से, ठीक है। तो थ्रेट का नाम याद रख लीजिए कि आपको किसी को थ्रेट देकर कोई काम नहीं करवाना। अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पास, मतलब कि आप डोमिनेट नहीं करेंगे, जैसे कि लॉयर है आपका कोई भी, तो वो आपको डोमिनेट ना करे कि केस को मैं तब जितवाऊंगा, कंडीशन नहीं लगानी है उसको, ठीक है। तो डोमिनेट वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे सन और मदर के बीच में हो सकती है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में हो सकता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में हो सकता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। रिलेशन जहां पर आते हैं, फ्रॉड नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। फ्रॉड का मतलब क्या हो गया कि डेलिबरेटली आपका तो पहले से ही मन में था कि मैंने फ्रॉड करना है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। आपको कोई भी चीज मिसरिप्रेजेंट नहीं करनी है, मतलब आपको पता है कि ये चीज खराब है, आपको बिलीव था कि जो आपकी कार है ना वो 40,000 किलोमीटर जो है ना वो चली हुई है, और आपने क्या करा, आपको पता है ना, और फिर भी आप कह रहे हो कि वो तो 70,000 किलोमीटर जो है ना चली हुई कार, एक्चुअली जो है आपने कह दिया वो 40,000 ही चली है। तो ऐसा नहीं होगा, ये आपने मिसरिप्रेजेंट करा, जानबूझकर इंटेंशनली करा है। तो जब आप कोई चीज इंटेंशनली करते हैं ना बेटा, नोइंगली करेंगे तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। फ्रॉडुलेंट इंटेंशन के साथ अगर आप कोई काम कर रहे हैं, और मिस्टेक क्या होता है कि आपने इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब ए और बी, कोई भी बंदा अपना कोई पर्टिकुलर हॉर्स बेचना चाहता था, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि बात जो कर रहे हैं, जिस हॉर्स के ऊपर वो बात कर रहे हैं ना, वो जो हॉर्स है वो मर चुका है। तो वहां क्या हुआ कि वहां पे हर जो मिस्टेक आपने करी, उस वजह से जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड माना जाएगा। तो इनकी डिटेल्स बेटा हम करेंगे भी सही, आगे भी जाके करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर डिटेल में और करेंगे। अब बात आई लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपकी बात हो रही है भाई, वो लॉफुल होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट ही ठीक नहीं है, ऑब्जेक्टिव ठीक नहीं है अगर आपका, तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है। ए ने बोला कि भाई मैं 50,000 रुपीज ना तेरे को पे करूंगा स्मगल्ड गुड्स के ऊपर। अब स्मगल्ड गुड्स के ऊपर करोगे या बॉम्ब बनाने के ऊपर करोगे, तो इसका मतलब कि आपका जो इंटेंशन है वो तो अनलॉफुली चल रही है, ऑब्जेक्टिव जो मेन पर्पस है वही आपका अनलॉफुल है। तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इन द एग्रीमेंट, आपके सर्टेन वर्ड्स होने चाहिए, वर्ड्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जिसमें कोई वेगनेस या अनसर्टेनिटी ना हो, क्योंकि अगर आपने क्लैरिटी से चीज नहीं बताई ना बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है। मैंने आपको बोल दिया जिस तरीके से कि सपोज ए ने एक्सक्लूसिवली बोला एज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल, आई विल सेल यू 100 टन्स ऑफ ऑयल। अब सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस में मेक इट क्लियर दैट इट मीन्स कोकोनट ऑयल, ठीक है। अब ऑयल यहाँ पे क्लियर था, लेकिन द मीनिंग में भी मेड सर्टेनिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सेक्शन वाइज आएंगे, 29 सेक्शन होता है वैसे इसका, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है कि भी मैं आपको ऑयल की बात कर रही थी, बट व्हाट काइंड ऑफ ऑयल, इट इज नॉट मेंशन क्लियरली। तो अगले बंदे ने अपने आप ही कोकोनट ऑयल समझ लिया, तो भाई यहाँ तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है ना, सर्टेनिटी तो हुई नहीं कि बात किसकी हो रही है। तो अगर सर्टेनिटी नहीं होगी तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो ये सेक्शन 29 के अकॉर्डिंगली वॉइड माना जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कहता है कम से कम बात वो करनी है जो पॉसिबल हो परफॉर्म करने के लिए भी, वो चीज जो इम्पॉसिबल है ना बेटा वो तो मैं एनफोर्स ही नहीं कर सकती लॉ के अंदर। तो जो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि वन क्लेम्स टू रन अ स्पीड ऑफ 1,000 किलोमीटर और जंप टू अ हाइट ऑफ 100 फीट वुड नॉट क्रिएट अ वैलिड एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट है अभी कैपेबल ही नहीं है, हमें भी पता है पॉसिबिलिटी नहीं है, तो जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है उस पर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। बेटा कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले से ही वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, मतलब जिसकी कोई लीगल अथेंटिसिटी नहीं है, उस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कुछ एग्रीमेंट स्पेसिफिकली वॉइड ही होते हैं, सबको पता है अगर ऑलरेडी कोई बंदा मैरिज कर रखी है, किसी ने मैरिड है, तो वो तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि उसका डिवोर्स ना हो जाए। तो अगर कोई बंदा पता है उसको कि ये मैरिड है और तब भी वो शादी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां पर वो तो वॉइड एग्रीमेंट है, दूसरी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी।
अगर कोई बंदा इसी तरीके से किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है जिसको कि हमने हमारी कंट्री ने बिल्कुल मना कर रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डिक्लेयर कर रखे हैं एक्सप्रेसली, उनके साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वॉइड माने जाएंगे। लीगल फॉर्मेलिटीज कहता है कि आपको ये भी बात को ध्यान रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि हर कॉन्ट्रैक्ट कंपल्सरी रिटर्न में ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपने ऑरल बना लिया, ठीक है, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट इंसिस्ट कि वो हमेशा राइटिंग में हो। ऑरल होता है कई बार, लेकिन हम इंसिस्ट ये करते हैं कि आप राइटिंग में रखिए ताकि हम उसको कल को रजिस्टर करा सकें। एग्रीमेंट्स वैलिड होंगे जब वो ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। अगर ये फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं है ना बेटा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी बन नहीं पाएगा। तो फॉर्मेलिटीज में हमने ये पॉइंट्स को कंसीडर किया है। तो अब आपको समझ में आ रही हैं चीजें कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, जब उसके अंदर एग्रीमेंट भी हो रहा है और वो चीज हम एनफोर्स भी कर रहे हैं। जब दोनों बातें कंप्लीट हो रही हैं तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो एग्रीमेंट नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आंसर इज नो, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर फ्री कंसेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट पर्सन ही नहीं है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, जो सेक्शन 10 की फॉर्मेलिटीज हैं अगर वो सारी मिसिंग है यहाँ पर, तो हम एग्रीमेंट को एग्रीमेंट मानेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो। ठीक है, तो वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए बने ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे बेटा इसके अंदर। अगर आपको एग्रीमेंट को एनफोर्स करना है लॉ के अंदर, तो आपको लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा और आपको ये देखना होगा कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या नहीं है। तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना बेटा, वो सेक्शन 10 की फॉर्मेलिटीज को अगर पूरा कर देता है तो फिर वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अब बात आती है कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट। ये बात हमने पढ़ ली है कि कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सेबल इन द आईज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H। तो अगर ये दोनों एसेंशियल पूरे हो रहे हैं, सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अकॉर्डिंगली एग्रीमेंट्स वैलिड होते हैं कब, जब वो राइटिंग में रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्ली साइंड हो तब। ठीक है, तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शेप लेते हैं। तो ये ऑब्लिगेशन की बात आ रही है, लीगल ऑब्लिगेशंस की यहाँ पर। ठीक है, होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया है। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ही एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल होते हैं, ओनली दैट आर टू बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ये आपको अब याद होना चाहिए था। बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इन सभी के लिए सेपरेट एक्ट्स बने हुए हैं। तो यहाँ तक अब आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट द होल ऑफ ऑब्लिगेशन में आप सेलमेंट का केस दे सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। हर कॉन्ट्रैक्ट कोई ना कोई ऑब्लिगेशन को एनफोर्स कर सकते हैं, जिसको हम अगर होता है तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बट कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं जहां पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं। टॉर्ट का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर कोई सिविल रॉन्ग हुआ है, जैसे आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया गलती से, अब नेग्लिजेंस तो हुई है आपकी, तो आपका फर्ज बनता है, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप कम से कम उसको हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दें, कम से कम उसको जो उसका टूट फूट हुई है उसका कंपेंसेशन तो देंगे। तो तब कह सकते हो टॉर्ट्स के अकॉर्डिंगली। दूसरा, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम लॉ, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप है, तो उसमें भी आपकी एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशंस होती हैं। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा चैप्टर आता है, तो कहता है कि दीज ऑब्लिगेशन डू नॉट अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट, बट वो लॉ जो है वो इनको इम्पोज करता है। ठीक है, तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए थी। बाकी बेटा जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आपको होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा बेटा। लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर अपने फ्रेंड साथ शेयर करिए बेटा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। ठीक है बेटा, होप आपको ये अच्छे से आ गया, इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी वीडियो। तो आप अपना कनेक्ट रहिएगा और बेटा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम सारे कवर भी करते जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर है आपको। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।